हेलो एवरीवन। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आपका स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12वीं कक्षा। तो सेकंड चैप्टर चल रहा था द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो चलिए सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मेरा नाम सतीश कुमार है। हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉपिक है। चलिए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इसमें हम सबसे पहले ये जो है विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप जो पैटर्न है ये हम कर चुके हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कर चुके हैं। इसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन ये कर चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और इसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो इतना टॉपिक हम इस वीडियो में इससे पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो पिछला वीडियो में हमने ये टॉपिक पढ़ना था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए वो हम नहीं पढ़ पाए। तो आज हम सीधा चलते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखते हैं, सीधा चलते हैं। उससे पहले पीछे वाले लेक्चर में जो हमने किया था उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि तो किन्हीं समय के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हुए जनसंख्या के परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि दो तरह की है। एक है पॉजिटिव ग्रोथ रेट और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और दूसरी है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर समय के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर जनसंख्या किसी भी कारण बढ़ रही है तो उसे हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और समय के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर जनसंख्या कम हो रही है तो उसे हम नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। अब जनसंख्या जो है इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो वो कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतराल बिंदुओं के बीच में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है। तो अगर जन्म और मृत्यु दर के अंतर से जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। और अगर जन्म दर और मृत्यु दर के साथ प्रवास और ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ मैं बार बार रेट बोल रहा हूँ गलती से। तो ये प्राकृतिक वृद्धि है और वास्तविक वृद्धि है। तो इसके बारे में हमने क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो हम उस क्षेत्र विशेष के बारे में जनसंख्या संबंधी जानकारी प्राप्त कर वहाँ के विकास की हम बात कर सकें, ताकि हम विकास के लिए योजनाएं बना सकें। उसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या परिवर्तन के घटक। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास के बारे में हमने पढ़ा था। तो अशोधित जन्म दर तो प्रति हज़ार स्त्रियों द्वारा दिए गए जन्म बच्चों की संख्या जो है अ, उसे हम क्या कहेंगे? अशोधित जन्म दर कहेंगे। तो इसका एक सूत्र है जो इसमें दे रखा है। और इसी तरह ही अशोधित मृत्यु दर प्रति हज़ार जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या को हम अशोधित मृत्यु दर कहेंगे। और मृत्यु दर जो है किस तरीके से जनसंख्या में परिवर्तन कर सकती है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो एक सक्रिय घटक के रूप में काम करती है। इसी तरह से प्रवास, तो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ लोगों का जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। इसमें दो स्थलों की हमने बात की थी। एक है उद्गम स्थल, प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो इलाका जहाँ से लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। और गंतव्य स्थान, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। तो ये इसी तरह से हमने प्रवास की धाराओं के ऊपर चर्चा की थी। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव। तो ये प्रमुख धाराएं हैं चार तरह की। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है गांव से नगर की तरफ का है और सबसे कम ट्रेंड जो आपको देखने को मिलेगा वो नगर से गांव की तरफ का है। उसके बाद प्रवास के दो प्रकार हैं, अप्रवास और उत्प्रवास। तो अगर हम प्रवास के प्रकारों की बात करें तो अगर भारत से कोई अमेरिका में जाके बसता है तो उसे हम अप्रवासी भारतीय कहेंगे। और अगर अमेरिका से कोई भारत में या किसी और दूसरे वर्ल्ड में जाके बसता है, किसी और देश में जाके बसता है, तो उसे हम उत्प्रवासी कहेंगे। इसी तरह से जनसंख्या को दूर धकेलने वाले
प्रतिकर्ष कारक हैं और जनसंख्या को अपने पास बुलाने वाले अपकर्ष कारक हैं। तो ये क्या क्या है इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। तो अब हम आगे वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या लगभग 700 करोड़ के आसपास है और ये यहाँ तक जनसंख्या का आकार पहुँचने में काफ़ी शताब्दियाँ लगी हैं। तो आरंभिक काल से अब तक जो है धीरे धीरे जनसंख्या जो है बढ़ती रही है और अभी कुछ वर्षों में अचानक से इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। उनके बढ़ने के क्या कारण है, हम सब इनके इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। तो कृषि का उद्भव और आरंभ, तो ये पहले हमारी स्टेज है। तो ये कृषि जो है लगभग 8 से 12 हज़ार वर्ष पूर्व जो है कृषि आरंभ की गई और कृषि की वजह से जो है खाना पीना जो है वो इंश्योर हो गया। तो जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा इधर उधर घूमना बंद कर दिया। तो लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे। तो उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। अब कृषि का विकास जो है वो स्त्रियों के द्वारा हुआ है, क्योंकि इससे पहले स्त्रियां जो है वो बच्चों की और खाने पीने की व्यवस्था करती थी और जो उनके आदमी थे, मेल थे, वो सारे शिकार खेलने के लिए चले जाते थे। तो आदमी कई कई दिन तक वापस लौटते नहीं थे। तो इसी स्थिति में स्त्रियों ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आसपास के जो वनस्पति सी थी वहाँ से उनके बीज को जो है संग्रहित करके अपने बच्चों को खिलाती थी। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। तो इस तरीके से कृषि का जो विकास है वो स्त्रियों के माध्यम से हुआ है। और आगे वाले ट्रेंड की हम बात करें तो ईसा का जो है जन्म पहली शताब्दी में पहले ही दिन हुआ है। ईसा के जन्म से ही तारीख शुरू हुई है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यहीं से शुरू हुआ है। तो उस टाइम जो है लगभग विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम थी। और उसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस समय के दौरान धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही है। और 16वीं और 17वीं शताब्दी में जनसंख्या जो है तीव्र गति पर बढ़ती है, जिसका कारण होता है विश्व व्यापार। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय लोग हैं वो पूरे विश्व भर में फैल जाते हैं और व्यापार करने के लिए जो है एक बेहतर मंच जो है उपलब्ध करवाते हैं। तो इस तरीके से एक ही स्थान पर बैठे हुए लोगों को उनकी ज़रूरत की वस्तुएं मिल जाती थी, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ने लगी। उसके बाद बची खुची कसर जो है औद्योगिक क्रांति ने ही इस समय के दौरान निकाली। औद्योगिक क्रांति ने की वजह से जो है लोगों को रोज़गार, इनकम के सोर्स अच्छे मिलने शुरू हो गए। तो जिसके बाद लोग और ज़्यादा इंश्योर हो गए और जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। उसके बाद अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी प्रगति, टेक्नोलॉजी जो है अचीवमेंट, तो ये भी जनसंख्या की ग्रो करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है वैसे वैसे जनसंख्या जो है वो बढ़ी है और विस्फोटक तरीके से बढ़ी है। तो इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बीच में डिस्टरबेंस हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम को मैं जूम कर रहा हूँ। अब देखिए इस डायग्राम में जैसे जैसे मानव ने भिन्न प्रकार की अपनी टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है वैसे वैसे एकदम से आप पॉपुलेशन की स्लोप को बढ़ता हुआ देख सकते हो। देखिए पीछे वाले टाइम में कितनी ही धीमी गति से, धीमी कर्व से जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन 19वीं शताब्दी में एकदम से विश्व की जनसंख्या जो है पीक पे पहुंच गई। तो यहाँ पर एक और डायग्राम दिखा रखा है जिसमें बता रखा है किस तरीके से समय के साथ पॉपुलेशन जो है उसको डबल होने में
1 बिलियन से 2 बिलियन, 2 बिलियन से 3 बिलियन पहुंचने में टाइम लगा है। तो ये बीच में वही टाइम दिखा रखा है। तो पहला बिलियन क्रॉस करने में 1830 से 1930 में 2 बिलियन हुई थी, और 3 बिलियन जो है 1960 में होगी, और 4 बिलियन जो है 1975 में होगी, और इस तरह 5 बिलियन 1987 में, और 6 बिलियन जो है मात्र जो है 1999 में होगी। तो ये 12-12 साल का समय लगा है, यहाँ पर 30 साल का, और इस जगह पर 100 साल का समय लगा है। तो बीच में 1 बिलियन को क्रॉस करने में कितना तेज़ी के साथ आप देखोगे, यहाँ पर बिल्कुल पास पास ही आपको ये दिख रहा है। तो 1 बिलियन जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये जनसंख्या बढ़ना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। अब तकनीक और की सहायता से मानव ने जो है चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, या चिकित्सा का क्षेत्र हो, तो इन सब मामलों में जो है मानव ने तरक्की की है। तो जिसकी वजह से जो है डेथ रेट वो कम हो गई, और बर्थ रेट वही की वही रही, जिसकी वजह से जनसंख्या एकदम तेज़ी से बढ़ती है। ये पॉइंट ऊपर की टेबल में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ऊपर के डायग्राम में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल की सहायता से भी समझेंगे। तो 10 मानव जनसंख्या के प्रारंभिक 1 करोड़ तक पहुँचने में 10 लाख से भी अधिक समय लग गया, किंतु 5 से 6 अरब पहुँचने में मात्र 12 वर्ष लगे। तो आप समझ सकते हो कितनी तेज़ी के साथ जो है जनसंख्या वृद्धि में टाइम कम हो रहा है, तेज़ी के साथ जो है जनसंख्या दुगनी हो रही है। तो समय के साथ जैसे जैसे विकास हो रहा है, तो जनसंख्या भी दोगुनी होने में जो समय अवधि है वो कम हो रही है। तो ये एक सोचनीय बात है। विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या दोगुना होने में कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। कहीं पर जो है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर तेज़ी से जनसंख्या डबल हो रही है, और कुछ ऐसे क्षेत्र है वहाँ पर जो है लगभग 100 साल, और कहीं पर जो है 85 वर्ष, कहीं पर 50 वर्ष, और कहीं पर 30 वर्ष, 12 वर्ष, इतना टाइम लग रहा है जनसंख्या को डबल होने में। तो अधिकतर जो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो आपको विकासशील देशों में देखने को मिलेगी, जहाँ जनसंख्या अभी विस्फोटक अवस्था में है। इस डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हो लगभग 10,000 वर्ष जो है पूर्व जनसंख्या 5 मिलियन या 50 लाख थी, और 1650 में ये डेटा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पूछी जा सकती है कितनी जनसंख्या थी, तो लगभग 500 मिलियन होगी, और 50 करोड़ होगी, और यहाँ तक जनसंख्या पहुँचने में 1500 वर्ष का समय लगा। और इसी तरह से ही आगे वाले दे रखे हैं फिगर, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है 1974 AD का है, जिसमें जनसंख्या 400 करोड़ होगी, 4000 मिलियन होगी, और इसको यहाँ तक पहुँचने में 47 ईयर लगे हैं, इतना समय लगे हैं। तो जनसंख्या को डबल होने की प्रवृत्तियाँ के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम आगे वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रारूप, स्पाशियल जो पैटर्न है विश्व जनसंख्या के परिवर्तन के, तो वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व की जो विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि है वो अलग अलग है। अब अगर हम बात करें विकासशील देशों की, तो वहाँ पर तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि विकसित जो देश हैं इन क्षेत्रों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा कम है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो है आर्थिक विकास के साथ जो है ऋणात्मक संबंध है। अगर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी तो आर्थिक विकास कम होगा, और अगर आर्थिक विकास जो है अच्छा होगा तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम होगी। ये अक्सर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अब विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.4% है। ये काफ़ी निम्न लगती है, लेकिन जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर, लगभग 700 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर ये लागू होती है, तो बहुत विशाल मात्रा में जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 1.64% है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें, देखने में तो निम्न लग रही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है और भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आगे अगर हम बात करें
विकसित राष्ट्रों की को अपनी जनसंख्या दुगना करने में 318 वर्ष जो का समय लग सकता है। जबकि अगर हम अभी बात करें विकासशील देशों में, तो और कुछ ऐसे भी देश हैं विकसित देश जिनमें जो है जनसंख्या दुगने होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, और जबकि विकासशील देशों में ये लक्षण जो है स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, और जबकि विकसित देशों में ये लक्षण जो है डबल होने के कई ऐसे देश हैं जिसमें दिख ही नहीं रहे। यहाँ पर अगर हम बात करें विश्व की जनसंख्या जो उनकी ग्रोथ रेट है, ये जो मैंने येलो कलर में क्लिक कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए डेटा। तो 1990 और 95 के बीच विश्व की जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट थी वो 1.6 थी, और जबकि 2010 और 15 में इस समय के दौरान ये 1.2 हुई है। काफ़ी कम हुई है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कम नहीं है। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जो ग्रोथ रेट की बात करें, तो वो आपको 1990 से 95 और 2010 और 15 के बीच में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि है। ये एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है? अफ्रीका। और ये डेटा भी आपको याद रखना चाहिए, 2.6। और अगर हम बात करें सबसे कम, तो सबसे कम जो वृद्धि दर है वो आपको मिलेगी यूरोप में, 0.1। और इसी तरह से अगर हम एशिया की बात करें, तो एशिया की जो ग्रोथ रेट है जो वो है 1.0। तो आपको ये दो डेटा याद रखने हैं, और साथ में एशिया वाला भी याद रखना है। तो बीच वाले बाकी और कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के जो पैटर्न है विश्व स्तर पर, यहाँ इस टेबल से अक्सर ही क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, तो जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव इसकी वजह से जो है क्या होता है, जो टोटल जनसंख्या है वो बढ़ने लगती है। किसी भी देश में अगर जनसंख्या उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट में अंतर की वजह से या प्रवास की वजह से अगर उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है, तो उससे जो है धीरे धीरे वो जनसंख्या बढ़ेगी, और वहाँ पर भिन्न प्रकार की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये जनसंख्या वृद्धि का या परिवर्तन का प्रभाव है। और अगर कम हो जाए तो वो भी इफ़ेक्ट रहेगा। अगर जनसंख्या कम हो रही है तो उससे भी उस क्षेत्र के ऊपर जो है संसाधनों का वो ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और संसाधन ऐसे ही व्यर्थ जाएंगे। और अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो संसाधन जो है वो उनके ऊपर प्रति व्यक्ति जो है दबाव ज़्यादा पड़ेगा, तो जिससे जो है संसाधनों का शोषण होगा। तो जनसंख्या का ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक है। तो जनसंख्या जो है ऑप्टिमिस्ट होनी चाहिए, जनसंख्या अनुकूल जनसंख्या होनी चाहिए संसाधनों के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह से संसाधनों का जो सेकंड हमारा पॉइंट है, जन संसाधनों पर जो है दबाव का बढ़ना। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधनों के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, और अगर जनसंख्या कम होगी तो संसाधनों के ऊपर उसका दबाव कम रहेगा। तो ये वही पॉइंट था। नेक्स्ट है जीवन प्रत्याशा का कम होना। अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, महामारियों के कारण लोगों की मृत्यु दर बढ़ने लगेगी, और उनका जो जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाएगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तो ये कई प्रकार उनका रहने सहने की जो दिशाएं हैं वो निम्न हो जाएंगी। मेडिकल फैसिलिटी, शिक्षा, अस्पताल, ये सारी फैसिलिटी जो है कम हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से जो है लोगों का जो ओवरऑल जीवन प्रत्याशा वो कम देखने को मिलेगी। तो ये मेन कारण थे। आगे अगर हम बात करें, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो शिक्षा जो है उसका प्रचार किया जाए। जितने लोग शिक्षित होंगे उतनी ही वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए पहला काम है लोगों को शिक्षित किया जाए। दूसरा, अगर आप शिक्षित करोगे तो उसमें जो है बच्चों को परिवार नियोजन के बारे में बता सकते हो, और जिससे जो है बच्चे को जन्म और उनमें बीच में अंतराल वो आप विकसित कर पाओगे। तो इस तरीके से जनसंख्या अगर पढ़ी लिखी होगी तो परिवार नियोजन या जनसंख्या को कंट्रोल करने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी।
तो परिवार नियोजन की जो है योजनाएं चलानी चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या को सीमित करने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर जो है या महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जो है भरपूर जोर दे दिया जाना चाहिए। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगी। और इसके अलावा गर्भ निरोधक सुगमता जो है वो उपलब्ध करवाई जाए, उनके बारे में आसानी से लोगों के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि जो है जनसंख्या कंट्रोल की जा सके। तो गर्भ निरोधकों का जो है इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाद्य आपूर्ति जो है वो बढ़ाई जाए ताकि जो लोग कुपोषण से ना मरे। या कई बार जो है जनसंख्या वृद्धि की वजह से अकाल पड़ने शुरू हो जाते हैं, बीमारियाँ महामारियाँ ये पैदा हो जाती हैं। या युद्ध में जो है अचानक से जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। तो उनके उनको अनुकूल करने के लिए जो है जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हमें करने चाहिए। अगर हमने जनसंख्या वृद्धि दर एकदम से भी कम कर दी तो एकदम से भी लोग जो है जनसंख्या को पैदा ही नहीं करना चाहते, ऐसी स्थिति आ गई तो वो भी एक देश के लिए खतरनाक हो सकती है। तो हमें इनके बीच में बैलेंस बनाते हुए चलना है। तो अगर हम देश को जनसंख्या की ज़रूरत है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो इस तरीके से जनसंख्या को हमने नियंत्रण करना है। जनसंख्या ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। जनसंख्या को अगर हम देखें तो कैसे हम ये तय करेंगे जनसंख्या ऑप्टिमिस्ट है, अनुकूल जनसंख्या कैसे है। तो उसके लिए हमें जनसंख्या और संसाधन इनके बीच में बैलेंस देखना पड़ेगा। अगर जनसंख्या और संसाधन इनके बीच में बैलेंस है, अकॉर्डिंग टू संसाधनों के जितने संसाधन हैं उतनी मात्रा में अगर आपके पास जनसंख्या है तो आपकी जनसंख्या ऑप्टिमिस्ट है, एक अनुकूल जनसंख्या। और अगर संसाधन जो है वो कम है और लोग ज़्यादा हैं तो आपको जनसंख्या कम करने के उपाय करने चाहिए। और अगर आपके पास जो है जनसंख्या कम है और संसाधन ज़्यादा हैं तो आपको जनसंख्या को बढ़ाने के लेकर जो है उपाय करने चाहिए। तो जनसंख्या को हमने नियंत्रित करना है, ना कि कम करना है, ना कि बढ़ाना है। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक नियंत्रित स्थिति में हम जनसंख्या को कैसे रख सकते हैं, तो इसके ऊपर हमें विचार कर रहे थे। तो एजुकेशन एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसकी हेल्प से हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।